गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। अरे तुम तो फिर किचन में किसकी आवाज आ रही है? सर राजू और उसकी बीवी आ गए हैं। अच्छा, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच। कहा जाता है कि एक नामी ड्रग पेडलर मुन्ना पडवाल ने अपने ही गैंग के एक आदमी पिद्दा शेख का अपने हाथों से खून कर दिया है। आज इस मर्डर केस का भी फैसला सुनाया जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। तुम लोग तो दोपहर को आने वाले थे ना? हाँ सर, सोम की तबीयत खराब हो गई और गांव में ठंड भी बहुत थी, इसलिए रात की बस में हम लोग आ गए। तो यहाँ कितने बजे पहुंचे? 1 घंटे पहले सर। एक काम करो, एक केक किचन में ले जाओ, राजू और बच्चे के साथ खा लेना। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। इस केस में जज जस्टिस गोपाल कृष्ण शर्मा ने अब तक बड़े ही कड़े फैसले दिए हैं, खास करके ड्रग माफिया के केसेस में। पिछले 3 साल में उन्होंने 2 बार फांसी की सजा सुनाई है। तो आज देखना ये होगा कि इस केस का परिणाम क्या निकलता है। कहाँ जा रहे हो? साहब, रूम की सफाई कर रहे हैं। आज मेरे बेडरूम की सफाई करने की जरूरत नहीं है, कल करना। जाओ। प्रोसिक्यूशन ने केस की गहराई तक जाकर यह साबित किया है कि पिद्दा शेख को मारने के लिए मुन्ना पडवाल के पास वजह तो थी, पर अभी तक कोई हथियार नहीं मिला है और ना ही उंगलियों के निशान। सारे के सारे सबूत सर्कमस्टेंशियल हैं, इसलिए कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से मुन्ना पडवाल पर कत्ल का इल्जाम साबित नहीं होता है। यह कोर्ट मुन्ना पडवाल को बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर। क्या है? सर ये क्या मजाक है ये? सर, अभी अभी आपके घर से एक लड़की की लाश मिली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? लाश आपके बेडरूम में थी सर। मेरे बेडरूम में? लेकिन मैं तो अभी अभी अपने घर से यहाँ आया हूँ। सर, हम भी आप ही के घर से आ रहे हैं। ये लाश 20-22 साल की लड़की की है, लेकिन इसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई। ये इन्फॉर्मेशन हमें आपके सर्वर राजू से मिली। सर, ये लाश की फोटो जो हमें आपके बेडरूम से मिली। नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता। सर, हमें आपके फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे। क्यों? आपको शक है कि यह कत्ल मैंने किया है? सर, फिलहाल आपके फिंगरप्रिंट्स ही काफी है, प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, अमृता जी आपसे मिलना चाहती हैं। ये क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? मिस्टर पाठक, मैं चाहती हूँ कि जस्टिस शर्मा का केस आप लड़े। न्यायाधीश महोदय के बारे में आज अखबार में पढ़ रहा था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके सर पर किसी लड़की की हत्या का आरोप है। सारे साक्ष्य उनके विरुद्ध है, यहाँ तक कि चाकू पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो भी मेल खा गए। नहीं, शर्मा साहब ने उस लड़की को नहीं मारा है। ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? मुझे विश्वास है कि शर्मा जी बेगुनाह है। अच्छा, चलिए उनसे मिलकर पता करते। यदि मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। ये 2 साल पहले अखबार में एक आर्टिकल छपा था, उसकी जेरॉक्स कॉपी है, देखिए शायद याद आ जाए कुछ। अच्छा,
तभी तो ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो काफी पहले की बात है केडी। कुछ साल पहले मैं एक लॉ कॉलेज के फंक्शन में गया था। वहां चीफ गेस्ट बन के गए थे संभवतः। उस लड़की ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था आपके हाथों। हाँ केडी, लेकिन उस दिन के बाद मैं इस लड़की को कभी नहीं मिला। मैं सच कह रहा हूं केडी। तो सब उस रात हुआ क्या था? उस दिन सब कुछ नॉर्मल था केडी। मैं कोर्ट से दोपहर को ही घर वापस आ गया था। उसके बाद पूना से मेरी बेटी आ गई मुझे बधाई देने के लिए, क्योंकि अगले दिन मेरा जन्मदिन था। आई तो थी वो दोपहर को, लेकिन उसी रात को वो वापस चली गई। कुछ उदास सी लग रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने चला गया, क्योंकि नौकर छुट्टी पर थे। अगले दिन मेरा जन्मदिन था। मेरी बेटी के जाने के बाद मुझे बधाई देने के लिए अमृता आई। उसके साथ मैंने केक काटा। इतनी रात गए अमृता जी आपके घर आई थी। क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच? टेंडर हार्ट हाई स्कूल का नाम तो तुमने सुना ही होगा केडी। अमृता उस स्कूल की प्रिंसिपल होने के साथ साथ उसकी मालकिन भी है। अक्सर स्कूल के लीगल मैटर्स में मुझसे कंसल्ट किया करती थी, और फिर हमारी जान पहचान दोस्ती में बदल गई। हालांकि धीरे धीरे हमें यह भरोसा हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं। मेरी एक बेटी है 20 साल की। मुझे समझ में नहीं आया कि वो इस रिश्ते को कैसे लेगी। और दूसरी ओर अमृता का भाई शरत बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि हमारी दोस्ती आगे बढ़े। इसलिए हम दोनों ने यह फैसला किया कि इस दोस्ती को कोई दूसरा नाम ना दिया जाए। और फिर केक काटने के बाद अदिति का फोन आया था। हेलो पापा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा। तुम होती तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ बेटा। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। मैं भी स्टेशन पर ही हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं वापस घर आ जाती हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। कुछ देर बाद अमृता अपने घर चली गई। जिसके बाद अदिति आई थी वो? नहीं, वो नहीं आ पाई। उसे पूना जाना था, कुछ अर्जेंट काम था। उसका एसएमएस आया था। और उसके बाद मुझे नींद की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने नींद की गोली खाई और थोड़ी देर टीवी देखा। टीवी देखते देखते मैं सो गया। तुम्हारे तीनों फ्रेंड्स आई नहीं? उसके बाद एक जोर से आवाज आई। मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा चारों तरफ अंधेरा था। मैं सोफे से उठा और सीधे अपने बेडरूम में चला गया। मुझे यह रियलाइज ही नहीं हुआ कि घर में कुछ हुआ है। ये जो पिस्तौल है आपकी, कहाँ रखते हैं आप? अपने स्टडी के लॉकर में। इसके बारे में आपके अलावा और कौन जानता है? मेरे अलावा ये तो सिर्फ अदिति जानती है, लेकिन वो तो रात को ही पुणे चली गई थी। योर ऑनर, आज की ये तारीख, आज का ये दिन न सिर्फ मेरे लिए लेकिन पूरी अदालत के लिए एक बहुत ही बुरा दिन है। इट्स अ सैड डे। कभी सोचा भी नहीं था कि जिस शख्स को मैं ही नहीं, पाठक साहब भी, हम सब भी योर ऑनर कह के इज्जत देते थे, आज वही शख्स मेरे सामने यूं कटघरे में खड़ा होगा मुजरिम बनकर। इट्स पेनफुल। एनीवेज योर ऑनर, ये केस बहुत सीधा है। ऑनर, हुआ यूं था कि रिया जी की लाश शर्मा जी के घर से मिली। घर से नहीं, बेडरूम से मिली, खून से लथपथ। उनके माथे पर यहाँ पर गोली चलाई गई थी और सीने में चाकू घोंपा गया था। उस चाकू पर शर्मा जी के उंगलियों के निशान भी थे। और जो गोली मिली है यहाँ माथे पर से रिया जी के, वो .32 बोर पिस्टल से चलाई गई थी। और शर्मा जी के घर से एक लाइसेंस बरामद हुआ है, वो भी .32 बोर पिस्टल का ही है। लेकिन मजे की बात यह है योर ऑनर, पिस्टल गायब है। ऐसा कैसे हुआ? हो सकता है ना योर ऑनर, हो सकता है क्योंकि शर्मा जी को इतना एक्सपीरियंस था कि वो मर्डर वेपन को गायब कर दे ताकि कोई सबूत ना रहे। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस दिन वो पिस्टल मिल जाएगी योर ऑनर, शर्मा जी की उंगलियों के निशान भी मिल जाएंगे। क्यों शर्मा जी? मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं पाठक साहब, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
जिस रात खून हुआ उस रात शर्मा जी और रिया जी के अलावा घर में कोई था ही नहीं। जाहिर सी बात है रिया ने खुद तो अपने आप पे गोली नहीं चलाई होगी, और ये बात साबित भी कर दूंगा मैं मेरे अगले गवाह के द्वारा। जोसेफ जी, अब शर्मा जी के बंगलों के चौकीदार हैं, वॉचमैन। जी साहब। करेक्ट। तो अब जज साहब को ये बताइए कि उस दिन उस रात कौन कौन आया था शर्मा जी के बंगले पे और कौन कौन कब गया था? जी साहब, जज साहब दोपहर को आए थे, उसके बाद वापस नहीं गए। फिर साहब की बेटी आदिति मैडम आई और तकरीबन रात को 9 या 10 बजे वापस चली गई साहब। फिर उसके बाद अमृता मैडम आई, वो तकरीबन 1 या 2 घंटा रुकी होंगी। उसके बाद फिर वो वापस चली गई 12:30 बजे। बस और कोई नहीं साहब, और कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था। पाठक साहब, आप यहाँ आना चाहेंगे? हाँ, आना तो पड़ेगा जायसवाल साहब, क्योंकि आपके गवाह कह रहे हैं कि कोई नहीं आया था। तो जब कोई नहीं आया था तो वो रिया लड़की जिसकी हत्या हुई, जिसके कारण हम यहाँ एकत्रित हुए हैं मुकदमा लड़ने, जब कोई ही नहीं आया तो वो कहाँ से आई? वो भी नहीं आई। नहीं, मतलब देखा नहीं ना इन्होंने आते हुए। आप बैठिए, मैं संभाल दूं। आराम करिए, आराम करिए। क्या जोसेफ, उस रात थोड़ी हाँ साहब, होश में था। अच्छा, एकदम होश में था साहब, मैं तो अपना काम परफेक्ट ढंग से करता हूँ। नहीं, काम परफेक्ट तरीके से तो करते हैं आप, लेकिन होश में थे या नहीं इस पर विवाद किया जा सकता है, क्योंकि राजू बताइए, अदालत को राजू कौन है? साहब, घर का नौकर है। शर्मा जी का नौकर राजू जब अपनी पत्नी कमला के साथ लौटा तो उसने आपको बेहोश पाया, नशे की हालत में। धुत आपके बगल में खाली बोतल पड़ी थी, जिसका अर्थ ये हुआ कि पूरी बोतल पी गए थे आप। ऐसा उन्होंने अपने कथन में लिखा है। जी साहब। पी थी ना पूरी तरह से? वो साहब क्या है कि एक्चुअली अपने यहाँ फेस्टिवल था। हाँ, वो कुछ भी हो, लेकिन ड्यूटी पर पीकर सो गए थे ना। तो जब सो रहे थे तब तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन आया कौन गया? पाठक साहब, जब ये पी के सो गया था तो उसके बाद रिया आई हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं, ये जब पी के सो गया था उसके बाद हत्यारा आया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? योर ऑनर, जस्टिस शर्मा कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। इस अदालत की ये बहुत ही माने हुए निपुण न्यायाधीश है और इन्फ्लुएंशियल भी। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंशियल पोजीशन का ही तो फायदा उठाया उन्होंने। शर्मा जी, ये जो लड़की है रिया, आप उसको पहले से जानते हैं क्या? ये बात सच है? वकील साहब, मैं अपनी जिंदगी में हजारों स्टूडेंट से मिला हूं। इस लड़की से भी मेरी बात हुई है, लेकिन पर्सनली मैं इसे नहीं जानता। झूठ बोल रहे हैं आप शर्मा जी। सच मैं बताऊंगा और मोटिव ऑफ मर्डर भी साबित करूंगा। योर ऑनर, जरा सोचिए, शर्मा जी की उम्र 55 साल की है, उनकी पत्नी को मरे हुए कई साल बीत गए हैं, और अचानक एक खूबसूरत 20 साल की लड़की उनके सामने आती है मदद मांगने के लिए, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। इनकी नीयत बिगड़ जाती है, इनके इरादे नेक नहीं रहते, इसीलिए आपने रिया के साथ एक नाजायज रिश्ता जोड़ा। लेकिन आपकी जो उम्र है तो आपको इतना तो अनुभव होगा ही, कैसे जो नाजायज रिश्ते होते हैं शर्मा जी, उनकी उम्र कुछ ज्यादा लंबी नहीं होती। योर ऑनर, रिया ने इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये डर गए और जिस रात रिया की मौत हुई उस दिन रिया ने इनके साथ की जो तस्वीरें थी कुछ वो इंटरनेट पे अपलोड भी की थी। क्या करते हैं जज साहब? घबरा गए आप, डर गए, क्योंकि उनका रेपुटेशन जो दाव पे था ना, इसीलिए बड़े ही प्लानिंग के साथ शर्मा जी ने रिया को अपने घर पे बुलाया, बेडरूम में बुलाया पैसे देने के बहाने, लेकिन पैसे नहीं दिए, सीधी मौत दे दी, चाकू घोंप दिया और फिर गोली भी चला दी यहाँ सर पे। योर ऑनर, दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर डन। तुम्हें कुछ और कहना है केडी? सर्वप्रथम योर ऑनर, मान लेते हैं कि जस्टिस शर्मा ने रिया की हत्या की। अगर इन्होंने रिया की हत्या की तो ये लाश को ठिकाने लगा देते योर ऑनर, न कि उसे अपने शयन कक्ष में सजा कर रखते, ताकि लाश वहां पाई जाए और ये फंस जाए। यही तो है योर ऑनर, हम अब तक इसी बात पर वजन देते आए हैं कि जस्टिस शर्मा ने रिया को मारा या नहीं। ये नहीं सोच रहे कि इस हत्या से, इस कांड से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं योर ऑनर क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है
कि जिस व्यक्ति को इस कांड से लाभ हुआ है उसी ने जस्टिस शर्मा को इस केस में फंसाया है। तुम कहना क्या चाहते हो पीडी? जस्टिस शर्मा एक माने हुए न्यायाधीश थे, किंतु इस आरोप के बाद आज यहां खड़े हैं आरोपी के रूप में कटघरे में। स्पष्ट है योर ऑनर कि ये किसी की चाल है। मुझे तो आपकी चाल लग रही है केस को घुमाने की। नहीं, अगर योर ऑनर जैसे कि पाठक साहब कह रहे हैं कि हत्यारा कोई और है और उसका फायदा होता जज साहब को शर्मा जी को फंसाने के बाद, तो ये साबित भी तो कीजिए कि हत्यारा कौन है कोई सबूत आपके पास? साबित तो करूंगा ही योर ऑनर, और सबूत भी है मेरे पास। बहुत जल्द कुछ ही समय में असल हत्यारे को उस कटघरे में लाकर भी खड़ा करूंगा, लेकिन उससे पहले योर ऑनर क्षमा चाहता हूं, आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं। संभवतः जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आपने ध्यान से पढ़ी नहीं। रिया की मृत्यु चाकू लगने से नहीं हुई जायसवाल साहब, सर में गोली लगने के कारण हुई है। 0.32 बोर। गोली लगने के बाद सारा जो लहू था उनके शरीर का वो बह गया था। जिस समय चाकू मारा गया उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो मृत थी। रही प्रोसिक्यूटर साहब की बात की पिस्तौल बरामद नहीं हुई, योर ऑनर मैं कहना चाहूँगा कि इतने माने हुए न्यायाधीश इतना तो जानते ही होंगे कि अगर ये अपने ही लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से किसी की हत्या करे तो आरोप इनके सर पर ही आएगा, और जबकि इन्हीं का है लाइसेंस रिवॉल्वर तो उंगलियों के निशान भी उस रिवॉल्वर पर इन्हीं के होंगे। जो भी हो योर ऑनर, इस समय तक हत्या का औजार बरामद नहीं हुआ है तो उस पिस्तौल को लेकर कोई भी विवाद करना उचित नहीं होगा। योर ऑनर, मेरा मानना है कि जस्टिस शर्मा निर्दोष है और इसी कारण मैंने इनका केस लिया। जब मैंने इनका केस लिया मैंने पता लगाना शुरू किया कि इनके दुश्मन कौन कौन हैं जो इन पर यह आरोप डालकर इन्हें घात देना चाहते हैं। मैंने अपने सहायक वरुण से, इनकी पर्सनल डायरी से, इनके घर के एंट्री रजिस्टर से नाम की सूची बनाने को कहा। उन नामों में ऐसा कोई नाम नहीं पाया मैंने योर ऑनर जिस पर मेरा संदेह जाए। फिर मैंने इनके फोन कॉल के रिकॉर्ड्स चेक किए। मोबाइल से योर ऑनर कुछ नहीं मिला, किंतु इनके लैंडलाइन फोन से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। कत्ल की रात 2 बजे इनके लैंडलाइन से एक फोन किया गया था, जबकि 12:30 बजे आप सो गए थे। जी हाँ। हाँ, 12:30 बजे सो गए थे, तो फिर 2 बजे लैंडलाइन से कॉल किया गया था। कौन था वो? आप ही ने तो कहा था कि बंगले के अंदर 2 व्यक्ति थे। जस्टिस शर्मा अगर सो रहे थे तो संभवतः रिया जाग रही। रिया, हाउ इंटरेस्टिंग। रिया, ऑलराइट। तो रिया ने क्यों लैंडलाइन यूज किया होगा? मोबाइल यूज कर सकती थी वो। आप क्या आजकल अपना होमवर्क ठीक से कर नहीं रहे हैं? ध्यान दीजिए अपने काम पर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रिया के शरीर से, उनके मृत शरीर से और शरीर के आसपास से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ। तो जब किसी के पास मोबाइल फोन नहीं होता तो वो लैंडलाइन का उपयोग करता है। योर ऑनर, फोन किसने किया से महत्वपूर्ण बात यह है कि फोन किसको किया गया। सूची से पता चला है योर ऑनर कि वो फोन पप्पू पडवाल नामक व्यक्ति को किया गया। ये व्यक्ति वही है जिसके भाई के विरुद्ध हत्या का आरोप कुछ ही दिन पहले, और इस केस के जज जस्टिस शर्मा थे। दिलचस्प बात यह है कि जिस रात रिया की हत्या हुई उसके अगले ही दिन उस केस में फैसला सुनाया जाने वाला। योर ऑनर, मैं पप्पू पडवाल जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति। आप उनका कोई लेना देना नहीं है वो लड़की के साथ, आप उनको काहे को खड़ा किएला इधर में? नहीं, खड़ा किएला है क्योंकि ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आप रिया को जानते थे या नहीं। रिया? आप उनको रिया विया नाम की लड़की को नहीं जानता है? आप उन रिया नाम की किसी लड़की को आज तक कभी मिला ही नहीं। तो मिला ही नहीं तो उन्होंने रात को 2 बजे आपको फोन क्यों किया? आप उनको तो कोई कॉल नहीं आया। कोई रॉन्ग नंबर होएगा साहब। मतलब रॉन्ग नंबर लगा और आप 11 मिनट तक बात करते रहे रॉन्ग नंबर पे।
हाँ हाँ हाँ, याद आ गया साहब, याद आ गया। एक लड़की का फोन आया तो था। अभी क्या है ना साहब, हाँ। रात को 2 बजे कोई जवान लड़की का फोन आएगा तो थोड़ा बहुत टाइम पास तो बनता है ना। लेकिन छे, अपुन का किस्मत ही खराब है। अक्की मुंबई का फोन छोड़ के उसने अपुन को ही रॉन्ग नंबर किया। बोलो बोलो, मतलब बोलो कि चंदन बार के मालिक आप ही हैं? हाँ, क्यों? नहीं यार, क्योंकि चंदन बार के आपके जो कार्यकर्ता है उनका कहना कुछ ऐसा था। ये लड़की तो साहब की आइटम है। आइटम? हाँ, साहब इसको लेकर फिल्म भी बना रहे हैं। हीरोइन बनने आई है ना ये। मतलब आप अपनी फिल्म में उसे हीरोइन लेना चाहते थे, ऐसा वादा किया था आपने उसे, और अब पहचानने से इनकार कर रहे। क्यों झूठ बोल रहे हैं? हाँ साहब, झूठ तो बोला था अपुन, क्योंकि अपुन को कोई लफड़े में नहीं फंसने का था। वैसे ही अपुन का रिकॉर्ड बहुत खराब है। ये बताइए कि उस रात क्यों गई थी रिया जस्टिस शर्मा के यहाँ? किसी विशेष काम से गई होंगी, आपने भेजा होगा। अरे साहब, अपुन काय को भेजेगा उसको जज साहब के उधर? अपुन को कुछ नहीं मालूम। वो लड़की जिंदा होती ना तो वो खुद ही बोलती कि अपुन इनोसेंट है। जिंदा होती तो हम सब यहाँ होते ही नहीं। चलिए बताइए, सच क्या है, बताइए। साहब, अपुन सच बोलता है। उस रात अपुन अलीबाग में था, बीवी बच्चे के साथ। अच्छा, अलीबाग में थे। जस्टिस शर्मा, क्या कहा था आपने? आप 12:30 बजे ही टीवी देखते देखते सो गए थे? जी हाँ। इसका मतलब जब आप जागे तो अंधेरा था कमरे में। कहने का अर्थ यह है कि टीवी बंद था? जी हाँ। लेकिन आपने तो कहा था कि आप टीवी देखते देखते सोए थे। उस समय टीवी ऑन था। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मैंने टीवी को ऑफ नहीं किया था। अगर आपने टीवी बंद नहीं किया था तो आपके अतिरिक्त तो उस घर में केवल रिया थी, जिनकी हत्या रात को 2:30 बजे हो चुकी थी। अगर रिया ने लाइट्स बंद नहीं की तो किसी तीसरे ने की। जिसका अर्थ यह होता है कि आप दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा भी था उस समय घर में जिसने ये बत्तियां बंद की। योर ऑनर, ये जो घर की बत्तियां बंद करना, घर का सामान ठीक से लगाना, ये एक आदत वाली बात होती है जो केवल घर की महिला करती है या घर का नौकर? नहीं साहब, मैं तो सुबह आया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये जो इंस्पेक्टर कामले है, बड़ी सरल रीत है इनके पास में सच उगलवाने की। 2 ही मिनट में उगलवा लेते हैं। क्या करना चाहेंगे? नहीं साहब, बताता हूँ साहब। बताइए। साहब, मैं और मेरी बीबी और बच्चे बहुत पहले आ गए थे साहब। थोड़ी देर बाद साहब जब मैं बाहर निकला तो हॉल में देखा टीवी चल रहा था और साहब सो रहे थे। फिर मैं अंदर गया और टीवी बंद कर दिया साहब। अच्छा, तो घर के अंदर प्रवेश कैसे किया आपने? वो साहब, घर के पीछे जो किचन का दरवाजा है उसकी एक चाबी मेरे पास और एक चाबी जोसेफ के पास साहब ने दे रखी थी, ताकि हम घर के अंदर कभी भी आ जा सके साहब को बिना डिस्टर्ब किए। और फिर क्या हुआ? साहब, मैं अपने कमरे में गया और सो गया। नहीं तो फिर आपने पुलिस को झूठ क्यों बोला कि आप सवेरे आए थे? साहब, मैं डर गया था साहब, मैं डर गया था साहब। जब मैं लाइट्स बंद करने किचन की तरफ जा रहा था तो तभी रास्ते में। पहचानता है ना अपन को? देख, ये बड़े लोग के बीच की बात है। बीच में आएगा ना तो अपन भूलता नहीं है किसी को, समझा? मुझे लगा जज साहब और पप्पू पडवाल में कुछ लेना देना है, और जब उस लड़की की लाश मिली तो मैं डर गया साहब। मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता था साहब, इसीलिए मैंने झूठ बोला। तो पूरी तरह से फंस गए हैं आप पप्पू जी। क्या कर रहे थे आप शर्मा जी के घर उस रात? देखो साहब, अपुन को कोई लफड़े में नहीं फंसने का था। अपुन तो खाली शर्मा साहब का स्कैंडल बनाने को मांगता था, बस। मतलब रिया के जरिए, रिया द्वारा शर्मा साहब को बदनाम करने का ये कोई ऐसी कोई योजना बनाई थी आपने? हाँ साहब, लेकिन वहां अंदर जाने के बाद में अचानक रिया डर गई। इसके वास्ते अपुन को जबरदस्ती अंदर जाना पड़ा। आपके कहने पर वो वहां गई थी सब करने? क्या करने के समझ नहीं रहा, समझाइए ना। शर्मा साहब अपुन के भाई के केस में जज था।
अपुन का वकील बोला कि ये अपने भाई को फांसी की सजा देगा। बोला इसकी हिस्ट्री ऐसी है। आपने ऐसा सोचा कि क्यों ना रिया का उपयोग किया जाए, इनके शर्मा साहब के विरुद्ध साया जाए, ऐसा? हाँ साहब, अपुन ने प्लान बनाया कि शर्मा साहब को बदनाम करके केस से आउट कर देगा। अपुन ने रिया को ऑफर दिया, उसको पटाया, वो मान गई और अपुन ने शर्मा साहब के घर पे नजर रखना चालू कर दिया। अपुन ने देखा कि वॉचमैन के पास पीछू के दरवाजे की चाबी है और मौका मिलते ही अपुन ने वो चाबी का कॉपी बना दिया। अपुन ने वो चाबी का 2 डुप्लीकेट बनाया, एक रिया के लिए और एक सेफ्टी में। अपुन के भाई के केस के फैसले में एक ही दिन बाकी था। अपुन की आइडिया से रिया ने उसके और शर्मा जी के कॉलेज के कुछ फोटो इंटरनेट पे डाल दिए। फिर अपुन ने रात को रिया को शर्मा जी के घर में भेजा। रात को 1 बजे रिया शर्मा जी के बेडरूम में पहुंच गई। मैं ये काम नहीं कर सकती पप्पू। अरे एड़ी हो गई लिए क्या? अभी उसको नहीं फंसाया तो मेरा भाई लटक जाएगा। चुपचाप मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा कर। तेरे को मेरी पिक्चर में हीरोइन बनने का है ना? भाड़ में गई तेरी फिल्म, मेरे को जेल नहीं जाना है, समझ गया? अपुन ने उसको बहुत समझाया साहब, लेकिन उसकी तो सुई अटक गई थी। इसीलिए अपुन ने भी चानस लिया और घुस गया शर्मा साहब के घर के अंदर। शर्मा साहब के घर के अंदर आप घुसे, आपने रिया को मनाने का प्रयास किया, लेकिन रिया नहीं मानी और आपने उसकी हत्या कर दी। अरे अरे ये क्या बोल रहे हैं आप साहब? सिर्फ इसलिए कि अपुन का क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपने मान लिया कि अपुन ने मर्डर किए लाए। जब अपुन अंदर पहुंचा तो अपुन ने देखा कि वो पहले ही मर चुकी थी और आपने बोला कि वो 2:30 बजे मरी है। 2:30 बजे रास्ते पर मामू ने अपुन का चालान काटा है, अपुन के पास रसीद भी है। चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि हत्या आपने नहीं की। जो भी है, आपने इतना तो कबूल किया कि रिया को आप ही ने भेजा था। भेजा काम नहीं कर रहा है मेरा। सीरियसली योर ऑनर, समझ नहीं आ रहा है पाठक साहब। आप सब्र कीजिए, बताता हूँ, धीरे धीरे खोलता हूँ कहानी। योर ऑनर, मैं जस्टिस शर्मा की सुपुत्री अदिति को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूँ। अदिति उस रात अचानक क्यों चली गई? क्या वाकई कॉलेज का कोई काम आ गया था या आपको आपके पिताश्री और अमृता जी के बीच जो संबंध है उसका ज्ञान हो गया? किसी ने बताया आपको इन दोनों के बारे में? संभवतः वो, क्या नाम है राजू की पत्नी का, कमला ने बताया होगा। नहीं, राजू। उसी ने फोन करके मुझे बताया कि साहब को इश्क हो गया। और उसी रात मैंने पापा को अमृता से फोन पे बात करते सुना। अमृता, अदिति यहाँ घर पे आई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं 1 सेकंड और घर पे नहीं रुकूंगी और सीधा स्टेशन चली गई वापस पूना निकलने के लिए। और वहाँ पे वेट करते करते मैंने पापा को फोन किया रात के 12 बजे। हेलो पापा, हैप्पी बर्थडे। से बात करने के बाद मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनसे कहा कि मैं वापस घर आ रही हूँ। पर फिर सेलफोन है, सेलफोन कंपनी के अनुसार सेलफोन का एक लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होता है, तो उस समय आपका सेलफोन आपके पापा के घर पर ही लोकेटेड था रात के 2:30 बजे। तो आप आई, बुरा लगा आपको, आप पापा को विश करने आई और बिना विश करे चली गई। हाँ, मैं जब पापा से मिलने वापस गई थी तब मैंने वहाँ पे अमृता को देखा घर से निकलते हुए, और अमृता को वहाँ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। इसलिए मैंने उसी टैक्सी वाले को कॉल किया और उसमें वापस पूना चली गई। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे लगा ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताई। ओके, बैठिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, इसका मतलब कि
अदिति ने भी खून नहीं किया। मिस्टर जायसवाल, मुझे इस केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मुझे मालूम है पिस्तौल कहाँ है और किसने छुपाई है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। जी मैं अमृता का भाई शरद हूँ। अभी अभी आपने वहाँ पे कहा कि आपको पता है कि पिस्तौल किसने छुपाई, बताइए। उस दिन जब अमृता घर वापस आई तब वो काफी परेशान थी। तब मैंने सोचा कि अब इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, और बाद में मैं सीधे शर्मा के घर पहुंचा उसकी खबर लेने। और जब मैं वहां पहुंचा तब मुझे गनशॉट की आवाज सुनाई दी और मैं वहीं रुक गया। और उतने में शर्मा घर से बाहर आया और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। साहब शरद जी, आपने शर्मा जी के हाथ में पिस्तौल देखी? आपने शर्मा जी को पिस्तौल छुपाते हुए भी देखा? मैंने देखा उनके हाथ में एक पिस्तौल थी जो उन्होंने गार्डन में गमले के पीछे छुपाई। ऑनर, मुझे लगता है कि हमें मर्डर वेपन का पता चल गया है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदालत से कि पुलिस को भेज के वो मर्डर वेपन बरामद करवाया जाए। मिस्टर कामले, आप अभी शर्मा जी के घर जाइए और वो मर्डर वेपन ढूंढ के लाइए। जी सर। शरद जी, जब आप जानते थे कि शर्मा जी ने वहाँ पिस्तौल छुपाई है तो आपने ये बात पुलिस के समक्ष क्यों नहीं रखी? साहब, उस दिन मैं बहुत डर गया था और इसीलिए उल्टे पांव ही वापस घर चला गया। और अगले दिन सुनने में आया कि पुलिस ने शर्मा को अरेस्ट कर लिया है मर्डर के लिए। तब मुझे लगा कि अब इंसाफ होगा, पर अदालत में बैठे बैठे मुझे कोई चीज खाई जा रही थी और ऐसा लग रहा था इन सब बातों में कहीं कातिल निकल ना जाए। इसलिए मैंने तुरंत यहाँ के सब कुछ बोल दिया। सर झूठ! केडी ये झूठ बोल रहा है। ये पहले से ही मुझसे नफरत करता है। इसे डर है कहीं अमृता और मेरी शादी हो गई तो अमृता की पूरी प्रॉपर्टी और अमृता का स्कूल इसके हाथ से निकल जाएगा। शरद जी बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? योर ऑनर, मैं अमृता जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। अभी अभी आपके भाई साहब ने कहा कि आपको परेशान देखा जब उन्होंने, उसके बाद वो शर्मा जी से मिलने चले गए। वहां क्या थी आप उस रात? परेशान थी किसी बात को लेकर? जी। आज मेरी बेटी अदिति आई थी और वापस चली गई। मुझे नहीं लगता कि वो किसी काम की वजह से वापस गई है। आपका मतलब? अमृता, शायद उसने मुझे तुमसे फोन पर बात करते हुए सुन लिया, इसीलिए वापस चली गई। इसमें उसका कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मेरे अलावा उसका और कोई नहीं है। वैसे भी अदिति मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरी वजह से उसे कोई परेशानी हो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता अमृता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि हमारा ये रिश्ता और आगे बढ़े या एक नया रूप इख्तियार कर ले, मैं चाहता हूं कि इसे यहीं रोक दिया जाए, बस। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूंगा कि आज के बाद तुम अपने लीगल मैटर्स को कंसल्ट करने के लिए किसी और को ढूंढ लो, किसी और को ढूंढ लो। मैं जब घर पहुंची तो मुझे परेशान देखकर शायद शरद को गुस्सा आ गया हो और वो चला गया हो शर्मा जी के घर। हाँ, तो क्या लगता है आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा कि शर्मा जी और खून नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने ये कत्ल किया है। पर शरद झूठ क्यों बोलेगा? शरद झूठ नहीं बोल रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने ये कत्ल किया है। पर शरद झूठ क्यों बोलेगा? शरद झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ तो आप बोल रही हैं अमृता जी। हाँ? अब देखिए ना, आपने झूठ बोला शर्मा साहब से कि आप पहले से विवाहित नहीं हैं, जबकि आप पहले से विवाहित हैं। आपके पूर्व पतिदेव का देहांत हो चुका है। अमीर
थे वो उन्हीं के रुपयों से आपने ये स्कूल अपना जो है वो शुरू किया। स्कूल की जहाँ बात आई तो जिस बैंक में आपके स्कूल का खाता है उनके साथ मैंने बातचीत की, सूची निकलवाई तो पता चला 9,55,00,000 रुपए का कर्जा है आपके स्कूल पर। इन सब चीजों का इस केस से क्या मतलब है? नहीं, वो ये है कि बैंक ने आपको वो ऑर्डर भेजा था ना, टेक ओवर ऑर्डर, कि अगर आप उनके रुपए ना दे पाए तो कब्जा कर लेंगे आपके स्कूल पर, टेक ओवर कर लेंगे। और अगर आपको अपने स्कूल को बचाना होता तो आपको शर्मा साहब की तरह ही कोई ऐसे ऊंचे ओहदे पर रईस घराने का व्यक्ति चाहिए था आपको, और इसीलिए आपने शर्मा साहब को फंसाया। एक हद तक आप सफल भी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश आपके लिए अदिति बीच में आ गई। और उस रात ही देख लीजिए कि शर्मा जी ने आपसे रिश्ता तोड़ने की बात की, और उसके कुछ समय बाद ही अदिति का फोन आया। आपको पता चला कि अदिति घर लौट रही है, तो आप चली तो गई वहां से, जाते जाते आप जो चाबियां हैं वो साथ ले गई। आप जानती थी कि शर्मा साहब अपनी वो पिस्तौल स्टडी के लॉकर में रखते हैं। उद्देश्य आपका ये था कि आप लौट कर आएंगी और अदिति को जान से मारेंगी, और आप लौटी 2 घंटे बाद। तो हुआ ये कि आपको रिया को पहचानने में गलती हो गई। आपने रिया को अदिति समझ लिया। आप घुसी थी वो पिस्तौल लेकर शयन कक्ष में, बेडरूम में अदिति को मारने, लेकिन वहां अंधेरा था, आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया। आपने रिया को ही अदिति समझा और उसे गोली मार दी। जिसके पश्चात अब वहां से ओझल हो गई। इस बात का क्या सबूत है आपके पास? अरे ये लीजिए, याद ही नहीं रहता आजकल कुछ। ये रुमाल को तो अवश्य पहचानती होंगी आप। हाँ, ये मेरा ही रुमाल है। हाँ, जानता हूँ आप ही का रुमाल है। ये जो रुमाल है वो दूसरे दिन सवेरे शर्मा साहब को अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में मिला। ये बात बताइए, आप तो गई नहीं थी बेडरूम की ओर, तो आपका रुमाल वहां कैसे पहुंच गया? मुझे कैसे पता होगा? नहीं, आपका रुमाल है, आपको पता होना चाहिए। आप ही बताइए, कहानियां तो आप बना रहे हैं। मैं कहानी बना नहीं रहा, कहानी बता रहा। अदिति ने जब आपको घर के बाहर देखा, उस समय रात के 2:40 हो रहे थे। आप तो 12:30 बजे ही वहां से चली गई थी, तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बाद आप क्या कर रही थी वहां? शरद ने शर्मा जी को गन छुपाते हुए देखा, उसका क्या? योना, हमें जो जगह बताई गई थी वहां पर हमें पिस्तौल नहीं मिली। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने ठीक से ढूंढा नहीं होगा। वो पिस्तौल वहीं होनी चाहिए जहां मैंने बताई थी। हाँ, पर वहां पर नहीं मिली। योर ऑनर, इसका अर्थ ये होता है कि शरद जी झूठ बोल रहे थे। शर्मा जी ने वहां पिस्तौल नहीं छुपाई। शर्मा जी निर्दोष। अरे साहब, ये सच नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आपने ठीक से ढूंढा नहीं होगा। आपने उस गमले के पीछे देखा? नहीं, लेकिन वहां पर नहीं मिली। अरे कैसे नहीं दिखी? गन वही है, मैंने खुद देखा है, गन वही है। शरद जी, क्यों आप एक पुलिस वाले के साथ तर्क कर रहे हैं? मान लीजिए कि झूठ बोला आपने शर्मा जी को वहां पिस्तौल छुपाते हुए देखा ही नहीं। अरे नहीं साहब, गन वही है, मैं बोल रहा हूँ, गन वही है साहब, मैंने खुद देखा है। अरे वहां नहीं है तो हो सकता है शर्मा जी ने निकाल ली हो वहां से। अरे छुपाई तो मैंने थी, तो शर्मा कैसे? ऑर्डर, ऑर्डर। अच्छा, आप ही ने छिपाई थी पिस्तौल वहां, यानी कि खून भी आप ही ने किया है? मैंने कोई खून नहीं किया साहब, मैं तो सिर्फ वो गन छुपाने गया था। कत्ल तो अमृता ने किया है। शरद, मुंह बंद रख अपना इडियट। नहीं, अब मुंह बंद रख के क्या फायदा? बिल्ली बोरी से बाहर आ चुकी है। I mean, the cat is out of the bag. चलिए ना, बताइए ना प्लीज, क्या क्या हुआ था? हाँ,
मैंने ही रिया को अदिति समझकर मारा। साहब, उस दिन अमृता ने मुझे घर पर आकर सब कुछ बता दिया। एक तो वो वहां घर की चाबी लेके आई, और दूसरी बात, वो इस पिस्तौल के ऊपर अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने ही भूल गई। फिर जब अदिति ने अपने कथन में कहा कि उन्होंने रात के 2:40 पर अमृता जी को घर के बाहर देखा, तो आप भयभीत हो गए। आपको लगा कि आपकी बहन पकड़ी जाएगी और अपनी बहन को बचाने के लिए आपने ये झूठा कथन दिया अदालत में कि शर्मा जी ने वो पिस्तौल वहां छिपाई। लेकिन केडी, वो पिस्टल है कहाँ? सॉरी योर ऑनर, वरुण, योर ऑनर, मैं जानता था कि ये पिस्तौल शर्मा जी के घर पर ही कहीं छिपाई गई होगी, इसीलिए आज सवेरे अदालत आने से पहले मैं इस पिस्तौल को ढूंढने इनके घर चला गया। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर कि पिस्तौल के मिल जाने के बाद भी मैंने इसे छिपाए रखा। पहले से ही मुझे संदेह था अमृता जी और शरद जी पर। मैं जानता था कि शरद जी केवल ढोंग कर रहे हैं दोनों के रिश्ते को नापसंद करने की। योर ऑनर, मैंने ये बात केवल इसलिए छिपाई ताकि अदालत में ये कबूल करें कि हत्या इन्होंने की। अमृता और शरद ने चूंकि अपना जुर्म कबूल किया है, इससे मिस्टर शर्मा की बेगुनाही साबित होती है। इसलिए यह अदालत मिस्टर शर्मा को बाइज्जत बरी करती है और शरद और अमृता को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है। साथ ही पप्पू को भी हिरासत में लेने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। केडी। हाँ जी सर। केस हारा हूँ, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम। केडी, थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑब्लाइज्ड। कैसी बातें कर रहे हैं जस्टिस, मैं तो केवल अपना काम कर रहा हूं। हाँ अभिनव। पापा, मुझे लगता है उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला है। क्या? हाँ, मैंने अभी होटल के बाहर पुलिस की जीप देखी है। देखो अभिनव, घबराओ मत, हो सकता है वो लोग कोई और काम से आए हो। I don't know what to do, क्या करूं मैं? देखो बेटा, हिम्मत से काम लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दरवाजे पर कोई है। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। थक जाऊं पापा मैं इस तरह भागते भागते। प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर, प्लीज। देखो तुम चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। किसका फोन था? गोल्डी का फोन था। वो घर क्यों नहीं आ रहा? रात हो गई है दमयंती, जाओ सो जाओ। इतने दिनों से आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ बताते क्यों नहीं? मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ है, जाओ सो जाओ। हाउसकीपिंग। क्या काम है? तौलिया बदलना था सर, 2 मिनट लगेगा। नहीं चाहिए, जाओ। लेकिन सर। बोला ना, नहीं चाहिए, जाओ। अच्छा साहब, वो सुबह की खाने की ट्रे दे दीजिए। अगर किचन बंद हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
मिस्टर अभिनव शेखावत, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। हेलो, एक अच्छी खबर है टोंग सर, अभिनव शेखावत जयपुर की लॉज से पकड़ा गया। जब्बार, इब आया हूं पहाड़ के नीचे। करमवीर शेखावत, इब के करोगे के? पुलिस मेरे बेटे तक पहुंची कैसे? पता नहीं सर, मैंने तो पूरी कोशिश करी थी इस मामले को। कोशिश काफी नहीं है। वादा किया था तुमने 10 दिन के अंदर ये केस सुलटा दूंगा, आपका बेटा घर पे होगा। कहाँ गए वो वादा? सर मैं बस तुम्हारे बहाने सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। अब चलो थाने, अभिनव की बेल करानी है। बेल नहीं हो सकती सर। इनफैक्ट सर मैं अभी पुलिस स्टेशन होकर आ रहा हूँ। बहुत ही स्ट्रांग केस बनाया है उन्होंने आपके बेटे के खिलाफ। सर अब कोई उम्मीद नहीं है। क्या कहा तुमने? आई एम सॉरी सर, मैं अब इस केस में कुछ नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तबाह हो जाओ। चंदर सिंह कुंडेचा, राजस्थान के सबसे बड़े वकील। गेट लॉस्ट, आउट। पुलिस? गोल्डी को पुलिस ले गई? मेरा गोल्डी इतनी मुसीबत में था और इतने दिनों आपने मुझे कुछ बताया तक नहीं। एक बेटा तो खो चुकी हूँ आपकी जिद में, अब दूसरा नहीं खोना चाहती। दमयंती, मैं गोल्डी को कुछ नहीं होने दूंगा। कैसे? आपकी आखिरी उम्मीद तो चली गई मुंह फेर कर। अब एक ही उम्मीद और है। अगर आपके दिल में हमारे रिश्ते की जरा भी अहमियत है तो अपना अहंकार भूलकर बुला लीजिए उसको। देखो नहीं, अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। वो इस घर का बड़ा बेटा है। मुसीबत के वक्त अपना ही खून काम आता है। शायद एक बाप को अपने बेटे की जरूरत नहीं, पर एक माँ को है। एक भाई को अपने बड़े भाई की है। अभिनव, चली जाओ यहाँ से। अभिनव सुनो, मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता हूँ, पर चली जाओ यहाँ से। अभिनव तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा भरोसा तोड़ने के बाद और क्या चाहिए तुम्हें? जाओ यहाँ से। अगर आपके दिल में हमारे रिश्ते की जरा भी अहमियत है तो अपना अहंकार भूलकर बुला लीजिए उसको। वो इस घर का बड़ा बेटा है। मुसीबत के वक्त अपना ही खून काम आता है। हेलो हेलो, मिस्टर केडी पाठक। क्या आप जयपुर आ सकते हैं? अगर आ सकते हो तो कल ही आ जाइए। सुबह।
अगर यही तुम्हारा फैसला है तो अब मेरा फैसला सुनो। आज के बाद न ये घर तुम्हारा, न मेरा कारोबार और ना मेरा नाम। नहीं रहे तुम करणवीर शेखावत के बेटे। चले जाओ। इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद है। जलील करके निकाला गया था उसे इस घर से। 12 साल से नहीं आया। नहीं आएगा वो नहीं आएगा। कभी खुशी कभी गम, न जुदा होंगे हम। कभी खुशी कभी गम। 12 साल क्यों नहीं आए? गुड्डू, मेरे बच्चे। आ गए तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। बड़े बड़े लॉयर्स पड़े हैं मेरे पास। मैं तो तुम्हें बुलाना भी नहीं चाहता था। तुम्हारी माँ ने कसम दे दी। अगर अब भी ना कहो, कहना चाहो तो कह सकते हो। मैं किसी और लॉयर को नियुक्त कर दूंगा इस केस के लिए। किस केस में? मेरे बेटे अभिनव को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सब बताने का वक्त नहीं है मेरे पास। अभिनव को टोंक रोड पुलिस थाने में रखा गया है। जाओ वहां जाकर उसे मिल लो, वो बता देगा। रुको, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। तुम्हारी जो कुछ भी फीस बनती है मेरे पीए मिश्रा को बता देना। सुनवाई से पहले तुम्हें पूरी रकम मिल जाएगी। जो बन पड़े करो। मुझे मेरा बेटा अभिनव आजाद चाहिए। इकलौता है मेरा। आफ्टर ऑल माय ओनली सन। अभिनव, भैया मैं फंस गया हूं। मैंने कुछ शांत हो जाओ। मैं किसी को मेरी बात। हाँ मेरे बैठ। रोना बंद कर और शुरुआत से बता क्या क्या हुआ था। बरका को आप जानते हैं ना, मेरी मंगेतर। अभी 6 महीने पहले हमारी सगाई हुई थी। वो माँ चाहती थी आपको मंगनी पे बुलाना, लेकिन पापा। ये सब बातें भूल जा। क्या हुआ था ये बता। समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। मैं 1 महीने के बाद मेरी उससे शादी होने वाली थी। अभी 15 दिन पहले की बात है। मैंने कहा कि फिल्म भी ले जाता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मुझे अपने दोस्त की मंगनी में जाना है। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने दोस्तों के साथ वो क्लब चला गया था और क्लब में देर हो गई थी। रात को जब मैं लौट कर आ रहा था तो मैंने उसकी गाड़ी आमेर रोड के बाहर देखी।
बरखा की गाड़ी? बरखा ने मुझसे झूठ कहा था, वो किसी आदमी के साथ थी, पर उसका चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। मैं टेंशन में आ गया था, सोचा जाके उसे कन्फ्रंट करूं, लेकिन फिर सोचा एक और तरीका है सच तक पहुंचने का। बीवी का पीछा करना है? मंगेतर का। हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ है तो मुझे प्रूफ चाहिए, समझे? मिल जाएगा सर जी, फुल प्रूफ मिल जाएगा। भगवान करे आपका शक झूठा निकले। क्या है कि टूटते हुए रिश्तों को देखने से मुझे बहुत दर्द होता है। और फिर उसके ठीक 3 दिन बाद आई एम सॉरी सर, आपका शक सही निकला। क्या नाम है उसका? बरखा। सॉरी, जगदीश खुल्लर नाम है उसका। जगदीश खुल्लर? जी, बहुत बड़ा आदमी है। इस शहर का डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर है वो। बिल्डिंग के सारे प्रोजेक्ट्स वही करवाता। रहता कहाँ है? अपने अमर रोड पे गोलीमार मैदान के पास उसका बंगला है, C35। सर ये फोटो। सर, तूने खुल्लर के घर का पता क्यों मांगा था? गया था तू वहां? हाँ, मैंने सोचा जाके खुल्लर की खैर ले लूं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अकल आई कि पहले मुझे बरखा को कन्फ्रंट करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। पिक अप द फोन बरखा, कम ऑन, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन, डैम इट, पिक अप द फोन बरखा। साथ लगी होगी ना। फिर उस रात मैं अपने दोस्त राहल के घर चला गया, उसे बरखा के धोखेबाजी के बारे में बताने के लिए। बस कर यार गोल्डी। बस कैसे करूं? मुझे धोखा दिया उसने, मुझे। जॉन से मार दूंगा उसे मैं। और क्या मिलेगा उससे? मैं तो कहता हूं कि तू बहुत लकी है, शादी से पहले ये सब पता चला। छोड़ दे बरखा। छोड़ कैसे दूं यार? छोड़ कैसे दूं? उल्लू का पट्टा समझा क्या मुझे? अभिनव शेखावत नाम है मेरा। कोई भी मुझे धोखा देकर नहीं जा सकता है। उस खुल्लर, उस कमिश्नर की तो मैं जान ले लूंगा। गोल्डी सुन तो। क्या खबर देनी है? आप कहां हो सर जी? क्यों? पुलिस आपको ढूंढ रही है। अभी थोड़ी देर पहले जगदीश खुल्लर को किसी ने गोली मार दी। वहां आपके खिलाफ सबूत भी मिले। क्या हुआ गोल्डी? क्या हुआ गोल्डी? खुल्लर। क्या हुआ खुल्लर को? पापा, पुलिस ढूंढ रही है हमें। यू इडियट! क्या जरूरत थी उस आदमी के घर पे जाने की? तुझे पता है ना मेरा और उसका। खैर अब सुन, तू कहां है? राहिल के घर पे। तो ठीक है, यहां से निकल और अजमेर पहुंच जा, शुक्ला जी के गेस्ट हाउस में। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू वहां है, जब तक मैं ये मामला सुलझा नहीं लेता। और तू अजमेर जाने के लिए निकला है, वो भी किसी को पता ना चले, ठीक है? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर दिल्ली से अजमेर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से उदयपुर, बस भागता रहा, छिपता रहा, इस डर से कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। मुझे नहीं भागना था, लेकिन पापा के कहने पे मैं भाग गया। और अब तो केस बिगड़ गया ना भैया। सब यही सोच रहे कि मैं खून करके भागूं। भैया प्लीज मुझे बता दीजिए, सेव मी प्लीज, क्योंकि सिर्फ आप ही जो मुझे बचा सकते हैं।
और बचपन से आप ही ने मुझे बचाया है। याद है स्कूल में एक बार प्रिंसिपल ने मुझे पनिश किया था इस इल्जाम में कि मैंने वॉल पे कुछ लिखा था, और तब आपने मुझे बचाया था ये साबित करके कि वो लिखावट मेरी नहीं थी। भैया मैं तब भी निर्दोष था और आज भी निर्दोष हूं। मां की सौगंध। डोंट वरी, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। एक बात बता, फोरेंसिक्स के अनुसार कुल्लर की हत्या 9 बजे हुई। 9 बजे तू अपने दोस्त के साथ था ना? क्या नाम उसका? राहिल खान। 9 से तकरीबन 11 बजे तक मैं वहीं था भैया। श्योर? हाँ। गवाही की जरूरत पड़ेगी। अब अरुण, जितनी जल्द हो सके जयपुर आजा। जी सर। क्या? अभिनव का कहना है कि उस रात वो मेरे घर पे था। I'm sorry, पर ये झूठ है। उस रात मैं घर पे अकेले था। इनफैक्ट अभिनव आया था, लेकिन शाम को 6 बजे के करीब, और 8 बजे तक तो वो निकल गया था। 8 बजे? पक्का 8 बजे? क्योंकि जगदीश खुल्लर का मर्डर 9 बजे हुआ था। जी हाँ, 8 बजे। पर अभिनव तो कुछ और ही कह रहा है। देखिए, मैं मानता हूं अभिनव मेरा दोस्त है, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बचाने के लिए अपने आप को फंसा दूं। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। जी उस रात जब साहब की हत्या हुई हम बाहर गेट पर ही थे। और घर के अंदर कौन था? तुम्हारे हिसाब से कोई मिलने आया था? जी साहब से मिलने एक आदमी आया था। कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारे सामने ही बुलाया। देख रहे हो, मामला करोड़ों का है, समझे कि नहीं? चलो पे चढ़ो। इतनी जोर से धक्का मारा साहब कि हमारा हाथ कट गया। अब तो ये कोई बेवकूफ भी देख के बता सकता है कि हमारे साहब को उसी लड़के ने मारा। अदालत में छोड़ेंगे नहीं उसे, सच 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 कहेंगे, गया वो लड़का। थैंक्स। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मैं और अभिनव तो 3 महीने में शादी करने वाले थे, और फिर ये सब आपको जगदीश खुल्लर को मिलने से पहले सोचना चाहिए था। पर मैं जगदीश खुल्लर को नहीं जानती, मैं उसे कभी मिली भी नहीं। बरखा जी, अभिनव ने एक जासूस रखा था, लश्कर सिंह। लश्कर सिंह ने यह कथन दिया है कि उसने एक नहीं अनेक बार आपको और खुल्लर साहब को साथ में देखा है। केवल इतना ही नहीं, आप दोनों की कई तस्वीरें भी ली थी उसने, जो अभिनव को दिखाई। झूठ बोल रहा है लश्कर सिंह। मेरा कोई रिश्ता नहीं है जगदीश खुल्लर के साथ, और पता नहीं अभिनव उसकी बात पर विश्वास भी क्यों कर रहा है। मैंने सच में आज तक कभी अभिनव को धोखा नहीं दिया। बहुत गड़बड़ वाली बात है। दोनों का कथन उल्टा ही है। बरखा कह रही है कि वो कभी खुल्लर से मिली नहीं। राहिल कह रहा है कि उस रात मेरा भाई उसके साथ था नहीं। इस तरह दोनों आपके भाई को झूठा साबित कर देंगे अदालत में। ऊपर से जगदीश खुल्लर का वो सिक्योरिटी गार्ड उजागर सिंह, उसने तो अभिनव को आते हुए भी देखा है अंदर।
सर, इस केस में उसकी गवाही मेन है। समझ में आ रहा है कि डिफेंस लॉयर गुंडेचा ने क्यों अपने हाथ धो लिए इस केस से। गुड्डू। जी माँ। आ गया तू? जी माँ। सारे गवाह, सारे सबूत मेरे भाई के विरुद्ध है। वो जासूस लश्कर सिंह जिसने तस्वीरें खींची थी, उसका पता चला? हाँ सर, मैं वहाँ गया था पर उसके ऑफिस पर ताला लगा हुआ था। कमाल है, कल केस की सुनवाई है, वो इतना अहम कहाँ बदलाव होता है। केस कैसा चल रहा है? चल रहा है। गोल्डी वापस आएगा ना जल्दी? तू चिंता मत कर, आ जाएगा। भाई ये मेरा सहायक है वरुण। नमस्ते। जीता रहे। लो चाय पियो। थैंक यू। बैठो। असिस्टेंट हो तो इसका ख्याल रखा करो। ये खाने पीने के बारे में इतनी बदसलूकी करता है, देखो कितना दुबला हो गया है। कौन ख्याल रखेगा मेरा? ये कैसी बातें कर रही है माँ? वैसे अगर मैं दुबला हो गया हूँ तो ये क्या है फिर? इसकी टांगे देखो, माचिस की तीलियां जैसी है। कम ऑन सर। हाउ इज इट गोइंग पाठक? आप अपने बेटे को इस तरह कैसे बुला सकते हैं? तुम्हारे कहने पर मैंने उसे यहाँ बुलाया, इसलिए ये मत मानना कि मैं हर चीज तुम्हारे कहने पर ही करूंगा, समझी? सुना है कि अभिनव के पक्ष में गवाहों को ढूंढने में आपको दिक्कतें हो रही है। उन गवाह से कहो कि अपना मुंह खोले, चाहे उतनी रकम मैं उसमें भर सकता हूं, लेकिन अदालत में अभिनव का साथ दें। कह देना उनसे पाठक, अभिनव का वकील हूं मैं, कोई दलाल नहीं जो गवाहों के साथ सौदेबाजी करता फिरूं। अभी तक नहीं बदले, अब भी नहीं बदले। अगर ये जानते हो तो ये भी जानते होंगे कि मुझे जो चाहिए वो पाने के लिए मैं कोई भी हद तक जा सकता हूं, और इस केस में मुझे चाहिए अभिनव की रिहाई, किसी भी कीमत पर, हमारी, मेरी या किसी और की। हैव योर टी, बी कंफर्टेबल। सर, एक बात पूछूं? आपके फादर का सरनेम शेखावत और आपका पाठक। पाठक मेरी मां का उपनाम है वरुण। शेखावत नाम से तो मेरे पिताजी मुझे वंचित कर चुके हैं। क्यों सर? बड़ी लंबी राम कहानी है, सुनाऊंगा किस दिन। इस समय पूरा ध्यान केस पर लगाना पड़ेगा। इस केस में जो प्रोसिक्यूटर है वो भी आज तक कोई केस नहीं आ रहा, धर्मेंद्र देसाई। लॉर्ड, 19 जनवरी रात ठीक 9 बजे मिस्टर अभिनव शेखावत गुस्से में और नशे में चूर होकर शहर के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर जगदीश कुल्लर के बंगलों पर पहुंचे, जिनका इनके फियांसे के साथ अफेयर था, जिसका बदला लेने के लिए ये अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर कॉल्ड M1911 लेकर गए। उस रात खुल्लर साहब के बंगलों के बाहर तुम ही थे और तुमने इस आदमी को उनको मारकर बाहर जाते हुए देखा। पता नहीं साहब। पता नहीं? वो क्या है ना साहब, उस समय तो मैं ड्यूटी पर ही नहीं था, मैं तो घर गया था खाना खाने के लिए।
ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन उजागर सिंह, तुम्ही ने हमको बताया था कि तुमने इस आदमी को पहले बाहर से अंदर जाते हुए देखा और फिर अंदर से बाहर जाते हुए देखा। नहीं साहब, मैंने ऐसा नहीं बोला, न देखा। मैं तो उस समय ड्यूटी पर था ही नहीं। पता नहीं कौन घर के अंदर आया और किसने मेरे साहब को मारा। उन गवाह से कहो कि अपना मुंह खोले, चाहे उतनी रकम मैं उसमें भर सकता हूं। आफरी गो न उमरी करो। योर ऑनर, मैं मिस्टर अभिनव के दोस्त राहिल खान को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। राहिल, चुप! बोले तो इसे। हाँ तो राहिल, उस शाम अभिनव तुम्हारे साथ था, वो भी नशे में चूर। फिर उसने अपनी पिस्टल उठाई और कहा कि वो जगदीश खुल्लर के घर जा रहा है उसे मारने। यही कहा था ना? हाँ, बोलो बोलो। जी नहीं, अभिनव ने जो बयान पुलिस को दिया था वही सच है। उस रात अभिनव मेरे साथ शाम 7 बजे से तकरीबन रात 11 बजे तक था और मिस्टर खुल्लर की मौत 9 बजे हुई, तो जाहिर है अभिनव बेकसूर है। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या बोल रहे हो तुम? वही जो आप सुन रहे हैं। अभिनव बेकसूर है और उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह मैं हूं। मिलोट, शू चाली सु रहे हो बधु? आरो को पुताना बयान, ये लोग अपना बयान बदल रहे हैं। पुलिस के सामने बांधो नहीं, मैं साबित करके रहूंगा कि खून अभिनव ने ही किया है। हाँ। मिस्टर अभिनव, इन गोलियों को तो पहचानते होंगे आप? जी नहीं। मिस्टर अभिनव, ये दोनों 45 कैलिबर की गोलियां हैं और बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से इन्हीं गोली की वजह से मिस्टर खुल्लर की मौत हुई है और वो चली है एक कॉल्ट M1911 गन से। वैसे आपके पास भी गन है ना? वो कौन सी है? वो है कॉल्ट M1911, लेकिन लाइसेंस है पापा के नाम। यानी कि वही गन? नहीं देसाई साहब, वही गन नहीं, वैसी ही गन। जयपुर में 1426 लोगों के पास उसी मेक, उसी मॉडल का गन है, M1911। मिस्टर केडी, मुझे पूरा यकीन है कि वो 1426 लोगों की गन उनके पास ही होगी। वैसे आपकी गन कहाँ है? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के वक्त आपके पास मांगी थी, राइट? जी, वो मैंने कमरे में रखी थी, लेकिन खो गई। क्या? लॉस्ट इट, खो गई। खो गई? जी। सुना मिस्टर केडी, खो गई? जज साहब, सुना आपने? खो गई गन। समझ में नहीं आता है कि गन है कि रुमाल। खो गई, वो भी इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद। चलो कोई बात नहीं है, एक और बात पूछता हूं। उस दिन शाम को जब आप अपने दोस्त राहिल खान के साथ थे, तब आपने कौन से कपड़े पहने थे? जी, मैंने एक व्हाइट टी शर्ट और ब्लू डेनिम्स पहने थे। व्हाइट टी शर्ट? तो वो व्हाइट टी शर्ट कहाँ है? पुलिस ने आई थिंक आपके पास वो भी मांगी थी ना? जी, वो भी खो गई है। ये भी खो गई जज साहब, यानी कि मौका वारदात से सबूत खो गए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर।
अभिनव की गन और उसका टी शर्ट इस केस में साक्ष्य के रूप में स्थापित नहीं हुए। कोई बात नहीं है केडी साहब, जज साहब, हम कुछ और स्थापित करते हैं। मिस्टर अभिनव, ये क्या है? ये बटन पुलिस को मिस्टर कुल्लर की लाश के पास से मिला था। ये आप ही का बटन है ना? ये बटन मेरे पापा के कोट का है। पापा के कोट का? साइलेंस! मतलब तुमने अपने पापा का कोट पहना था? जी हाँ। नहीं, जी नहीं। तो फिर ये बटन वहां कैसे पहुंचा? वो मैं बता सकता हूं। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आकर कहिए। सर, मारो नाम राजेंद्र सिंह टोंक है। मैं भी शहर के बड़े बिल्डरों में से एक, मिस्टर शेखावत की तरफ। आप लोग शायद ना जानते हो, अभिनव से कहीं पहले मिस्टर जगदीश खुल्लर को मिस्टर शेखावत जानते हैं। दरअसल मिस्टर जगदीश खुल्लर मिस्टर शेखावत के लिए एक ऐसा जहरीला कांटा थे जिसका निकालना इनके लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, टोंक साहब थोड़ा खुल के बताइए। सर, जोतवार में 400 एकड़ का एक प्लॉट इन्होंने खरीदा था गोल्फ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, पर मिस्टर जगदीश खुल्लर को उसके कागजों में कुछ गड़बड़ी नजर आई तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैं मिस्टर खुल्लर से मिलने उनके दफ्तर गया था तो मैंने देखा कि मेरे कॉम्प्लेक्स के प्लान्स पास न करने का मतलब? क्योंकि इस जमीन पे डिस्प्यूट चल रहा है और आपने इस जमीन को गैर कानूनी तरीके से हासिल किया है। सबूत दीजिए मुझे, सबूत। करोड़ों रुपए लगे हैं मेरे इस प्रोजेक्ट के पीछे। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो जो नुकसान होगा वो मैं सह नहीं पाऊंगा। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी आप जा सकते हैं। मेरी दूसरी मीटिंग मिस्टर टोंग के साथ है। ओह, अब समझ में आ रहा है कि मेरा प्लान पास क्यों नहीं हो रहा। कट चाहिए तुम्हें? बोलो, कितने पैसे दे रहा है वो तुम्हें? उससे ज्यादा भिजवा दूंगा मैं। मिस्टर शेखावत, आई सेड लीव। देखो खुल्लर, करोड़ों रुपए लगाए हैं मैंने इस प्रोजेक्ट में, और ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पे होके रहेगा। मेरे होते हुए ये प्रोजेक्ट कभी नहीं बन सकता। ठीक कह रहे हो तुम। तुम्हारे होते हुए ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अब देखना ये है कि तुम कब तक होते हो। आइए मिस्टर टोंग, बैठिए। हाँ, अबे बराबर समझायो। इसका मतलब ये है कि बाप और बेटे दोनों की एक ही आदमी के साथ दुश्मनी थी, है ना? जी, छोड़ो आने सच। मतलब एक की पर्सनल और दूसरी की प्रोफेशनल, समझाइयो। केस दो बराबर समझाएगा हो। ये खून पर्सनल वजह से नहीं, प्रोफेशनल वजह से खून हुआ है और इसका ये केस है? जी। ये खून पर्सनल वजह से नहीं, प्रोफेशनल वजह से खून हुआ है और इसका ये केस है? जी। समझाई जैसे बापा, बद्दू बराबर समझाई जैसे। योर ऑनर, क्या है कि वो बरखा को इधर बुलाऊंगा ना, ये जो अभिनव की मंगेतर है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बुलाऊं? इजाजत है। हाँ, तो बरखा जी, आपके पति का सॉरी आपके मंगेतर ने, देखो वैसे बुरा नहीं लगाने का, लेकिन उनका कहना यह है कि आपके और मिस्टर जगदीश के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था। तो क्या बात सच्ची है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं। मैं जगदीश कुल्लर को जानती नहीं हूँ। मैं आज तक कभी मिली नहीं हूँ और देखा भी नहीं है उन्हें। झूठ बोल रही है। मेरे पास सबूत है। कहाँ है? कहाँ है सबूत? कहाँ है? दिखाओ।
बरखा पर नजर रखने के लिए मैंने एक जासूस हायर किया था, लश्कर सिंह। उसने खुल्लर और बरखा की कई सारी तस्वीरें खींची है। अच्छा, तो ये लश्कर सिंह कहाँ है? भाई अब ये मत बोलना कि वो भी गन और टी शर्ट की तरह गायब हो गया है। ऑर्डर ऑर्डर। वो आपके प्रांत में क्या बोलते हैं देसाई साहब? जरा शांति रखो ना। ये तस्वीरें कहाँ है? वो तस्वीरें वो मेरे पास नहीं है, लश्कर सिंह के पास है। लेकिन लश्कर सिंह गायब है, लापता है। क्या तुम्हें याद है कि कौन से दिनांक पर ये चित्र लिए गए थे? अच्छी तरह से याद है। 9th, 10th और 11th जनवरी, जब बरखा ने मुझसे झूठ बोला था कि वो अपने अंकल से मिलने गई थी आगरा, बट द फैक्ट इज वो यही जयपुर में थी अपने आशिक के साथ। नहीं अभिनव, उन दिनों में आगरा में ही थी। 10 तारीख को हम ताजमहल देखने गए थे। उसकी फोटोज है मेरे फोन में, देखिए। अच्छा, दिखाओ फोटो दिखाओ। हाँ, ये आगरा में थी केडी साहब। देखिए केडी साहब, देखिए, शी इज राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये अपने पूरे परिवार के साथ आगरा में थी, तो उसी वक्त वो जयपुर में कैसे हो सकती है? तुम्हारा जासूस झूठ तो नहीं बोल रहा था? झूठ तुम्हारा भाई बोल रहा है। कोई जासूसी का केस नहीं है, कोई अफेयर नहीं है। अभिनव शेखावत की कहानी महज एक डिस्ट्रैक्शन है असल केस से। मिस्टर जगदीश कुल्लर के साथ तुम्हारे भाई का नहीं, तुम्हारे पिता का बैर था। बैर था इनका, वो 400 करोड़ की जमीन के लिए। मिस्टर देसाई, आप टोंग के कथन के आधार पर मिस्टर शेखावत को इस केस में नहीं घसीट सकते। अच्छा, तो इस बटन के बूते पर तो मैं जोड़ सकता हूं ना। दरअसल इस केस में मिस्टर अभिनव सिर्फ एक मोहरा है। असली बादशाह तो मिस्टर करणवीर शेखावत है, अ करप्ट एन इविल मैन जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मिस्टर देसाई, आपके इन लांछनों का कोई प्रमाण है आपके पास? आप कब से मिस्टर शेखावत के भ्रष्टाचार से अनजान बनने लगे मिस्टर पाठक? क्योंकि ये आपके पिता हैं? साइलेंस। ये अदालत है और अदालत में मेरे लिए कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, केवल मुवक्किल है। अदालत? तो मिस्टर केडी पाठक, मैं आपको याद दिला दूं कि तकरीबन 12 साल पहले अपनी कैरियर का सबसे बड़ा और पहला केस आपने इसी अदालत में लड़ा था, याद है ना आपको? अच्छा, अब ये बताइए कि वो कौन सा केस था? हाँ? देखिए देसाई साहब, उस केस का इस केस से कोई संबंध नहीं। संबंध क्यों नहीं है केडी साहब? बिल्कुल संबंध है। अब ये बताइए कि किसके विरुद्ध केस था ये? बताइए। मिस्टर करणवीर शेखावत के विरुद्ध। मिस्टर केडी पाठक, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा केस, वो भी अपने बाप के विरुद्ध। हाँ, क्यों? बताइए ना, क्यों? अगर आप कतरा रहे तो मैं बता दूं। राजस्थान का सबसे सेंसेशनल केस, जो एक बेटा अपने पिता के भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने के लिए लड़ रहा था, जो उन्होंने किया केस जीतकर। उस वक्त वो आदमी तुम्हारे लिए भ्रष्ट था, तो आज ये अचानक धर्मात्मा कैसे बन गया मिस्टर केडी पाठक? क्यों? घंटी बज गई? Court is adjourned. तकरीबन 12 साल पहले मिस्टर केडी पाठक, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा केस, वो भी अपने बाप के विरुद्ध। हाँ? राजस्थान का सबसे सेंसेशनल केस, जो एक बेटा अपने पिता के भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने के लिए लड़ रहा था, उस वक्त वो आदमी तुम्हारे लिए भ्रष्ट था, तो आज ये अचानक धर्मात्मा कैसे बन गया मिस्टर केडी पाठक?
क्या सोचा था तुमने? बारह साल पहले जो कीचड़ तुमने मुझ पे उछाला था, उसके दाग धुल गए होंगे। नहीं मिस्टर केडी पाठक, वो कीचड़ आज भी मुझ पे उछाला जा रहा है। तुम्हारी उस भूल ने आज फिर से मेरा सर झुका दिया इस अदालत में। भूल मेरी नहीं, आपकी थी, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। चलो मान लेते हैं कि उस केस में दोष मेरा था दोष मेरा, लेकिन इस केस में नहीं। इस केस में भी दोषी आप ही हैं। अच्छा, वो कैसे? राहिल और उजागर ने अपना बयान किसके कहने पर बदला? आपके दोस्त देने पर, आपके रुपए की लालच से। हाँ, मैंने पैसे दिए थे उनका बयान बदलने के लिए, लेकिन वो रिश्वत दी गई थी सच बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं। सच? हाँ सच, वो सच कि तुम्हारा भाई निर्दोष है। नहीं किया खून उसने उस खुल्लर का, लेकिन अब भी अगर तुम्हें अपने खून से ज्यादा औरों पे भरोसा है तो छोड़ दो ये केस। मैं ये केस नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि अपने भाई को निर्दोष साबित करके उसे घर लेकर जाऊंगा। स्वीट मिस्टर पाठक। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।